आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अरस्तू ने कौन से तरीके बताए हैं कि जिससे क्रांति से बचा जा सकता है। अरस्तू ने क्रांति और विद्रोह की जांच पड़ताल के पश्चात कुछ उपाय भी बताए कि कैसे हम उन परिस्थितियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहली जो बात अरस्तू ने बताई कि क्रांति की शुरुआत अर्थात संविधान के कानून के प्रतिकूल होने वाली किसी भी गतिविधि को सतर्क रूप से शुरू में ही ध्यान में लाना होगा। तो वो कहते हैं, अरस्तू कहते हैं कि जब तक हम ये सतर्कता नहीं बरतेंगे कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, परिवर्तन का शुरुआत कहाँ पे हो रही है, तो हमको यह क्रांति नहीं रोक पाएंगे। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि हमें ये सतर्कता रखनी होगी कि हमारे संविधान में या किस वर्ग में और कहाँ पर ये परिवर्तन किया जा रहा है। तो शुरू से इस बात को ध्यान देना है। दूसरा जो कारण बताया कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए राजनीतिक साधनों और प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। यहाँ पर जो ये बात कहना चाहते हैं अरस्तू, उनका कहने का अर्थ ये है कि संविधान के स्थायित्व या क्रांति से सुरक्षा के लिए शासित जो होता है उसका शासक वर्ग में विश्वास बना होना चाहिए। कई बार शासक वर्ग धोखा या झूठ का सहारा लेकर कोई भी कार्य जो किसी कार्य विशेष को संपादित कर सकने में सफल हो जाता है, लेकिन आगे जाकर भविष्य में जब झूठ का पर्दाफाश होता है तब शासक वर्ग के विरुद्ध जो शासित वर्ग होता है वो अविश्वास से भर जाता है, जो अंततः क्रांति का कारण बनता है। इसलिए अरस्तू ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि जो राजनीतिक युक्तियां लगाते हैं, जैसे कोई राजनेता या राजा या अपने जनता से वो झूठ बोलकर और या उनसे जो वादा करे और उसको निभाए नहीं, उन चीज़ों पर अगर वह लोगों से विश्वास खींचता है और अगर वो उसको पूरा नहीं करता है तो राजनीतिक युक्ति हो सकती है। थोड़े समय के लिए आप लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिन तक उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते और नतीजा ये होगा कि लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे और आपकी जो स्ट्रेटजी है मूर्ख बनाने की झूठ बोलकर वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी। और इसलिए अनुभव के साथ साथ ये सारी स्ट्रेटजी आपके फेल हो जाएंगी, अनुपयोगी सिद्ध हो जाती हैं और फिर शासित जो होता है उसका शासक वर्ग से विश्वास उठ जाता है और अंततः शासित जो है अपने शासक के खिलाफ क्रांति कर देता है और विद्रोह कर देता है। तो इसलिए दूसरी सुरक्षा ये करनी है कि कोई भी शासक वर्ग अपनी प्रजा को मूर्ख न बनाए, झूठ का सहारा न ले। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना है कि जनता को जो धोखा देने वाले साधनों पर अधिक भरोसा करना अच्छा नहीं है। शासक वर्ग के लिए ये बात अरस्तू ने 2500 साल पहले कह दी। तीसरा जो रक्षात्मक उपाय लेना है कि शासक वर्ग को जो सत्ता से बाहर रहने वाले नागरिक हैं उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये चाहिए कि शासक का कार्य ये है, क्योंकि वो जानता है कि असमानता जो है वो क्रांति का प्रधान कारण है, शासक को ये पता होना चाहिए। इसलिए वो प्रत्येक व्यक्ति वर्ग के साथ उसकी योग्यता अनुसार व्यवहार करे। तो जैसे किसी व्यक्ति में यदि उन्नति की इच्छा है और वो योग्य है, अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसका दमन नहीं करे शासक वर्ग और उसको इनकरेज करे, और अगर वो अपनी योग्यता के बल पर किसी पद पर आता है तो उसको वो लाभ भी मिले जो उस पद पर लोगों को मिलता है। तो शासक वर्ग के लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा जो सत्ताधारी हैं कि या तो शासक वर्ग के अन्य सदस्य हों उनके साथ भी बदतमीजी नहीं करनी, और सत्ता में जो बाहर रहने वाले नागरिक हैं जो लोग गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है उनके साथ भी कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि अन्याय और असमानता ही जो है वो क्रांति की परिस्थितियों को मौजूद कराती हैं। ये ध्यान रखना है। चौथा जो आपको ध्यान रखना है सुरक्षा के लिए, शासक वर्ग को राष्ट्रभक्ति की भावना से नागरिकों को प्रेरित करने के लिए बाहरी संकट का भय भी उत्पन्न करना आवश्यक है, क्योंकि भय लोगों को संगठित करेगा और जनता संविधान की सुरक्षा अपने स्तर पर करेगी। ये भी अरस्तू कहता है कि यह एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक उपाय है कि जब हम संविधान को या अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें एक भय दिखाना पड़ता है, और वो भय जो होता है शासक वर्ग दिखाता है कि बाहरी ताकतों से हमको समस्या हो सकती है। उस समय लोग जो हैं राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होंगे और हृदय से अपने सिस्टम को, अपने कंट्री को वो जो है सुरक्षित रखना चाहते हैं, और
वो एकदम रात्रि प्रहरी की तरह, जैसे रात में गार्ड जगता है, चौकीदार मौजूद होता है, उसी तरीके से राज्य की सुरक्षा के लिए, उस संविधान की सुरक्षा के लिए वो अपने स्तर पर ही तैयार हो जाते हैं। तो यह भी एक टेक्निक है जो अरस्तू ने शासक वर्ग को बताई कि जिससे वो अपने शासन को सुरक्षित कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि संविधान के सुरक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग में अत्यधिक शक्ति मौजूद नहीं होने पाए। शक्ति का केंद्रीकरण रोकना आवश्यक है। यह बात भी अरस्तू ने समझाई कि हम लोगों को यह देखना पड़ेगा कि किसी के पास भी शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं हो। डिस्प्रपोर्शनेट अगर इंक्रीज हो जाएगा किसी के पास भी शक्ति को, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर देगा, आपको परेशानी पैदा कर देगा और अस्थिरता मौजूद हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना है कि भले ही थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दीजिए, थोड़ा थोड़ा सम्मान दीजिए, लंबे समय तक व्यक्ति के लिए को वो दीजिए, बजाय ये कि किसी को बहुत ज़्यादा शक्ति छोटे समय के लिए दे दिए। क्योंकि अरस्तू कहता था कि इंसान जो है वो बहुत जल्दी जो है वो बुरी राह पे चल देता है। जैसे ही उसके पास यदि संपत्ति बढ़ गई या उसके पास सत्ता आ गई, शक्ति आ गई, तो वो जो है तुरंत उसका दुरुपयोग करने लगेगा। इसलिए अरस्तू ने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इस बुराई को समझें, और इस चीज़ के लिए ज़रूरी ये है कि हम बेहतर ये है कि हम ऐसे राज्य के मामलों में या प्रशासनिक मामलों का जब प्रबंधन का मामला हो या इस राज्य के पदों को देना हो, तो हमेशा विरोधी तत्वों को दे दीजिए। जो विरोधी तत्व होते हैं वो एक दूसरे के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे, इस तरीके से कि वो पुण्य भी होते हैं और ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि जैसे अमीर और गरीब हैं, और इसी तरीके से जो विरोधी हैं, विशेष रूप से किसी को बहुत अधिक शक्ति देने के खिलाफ कानून बनना चाहिए। कि अरस्तू के अनुसार शक्ति को कंट्रोल करने के लिए यह जरूरी है कि यह भी ध्यान देना पड़ता है कि राज्य के किसी भी पार्ट में कोई अचानक से लोग संपन्न कैसे हो गए या कोई शासक वर्ग कैसे संपन्न हो गया, इस पर भी नज़र रखनी पड़ती है। तो उस समय ज़रूरत इस बात की है कि अगर वहाँ पे किसी पर्टिकुलर भाग में अगर लोग रिच हो रहे हैं, तो वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ की चीज़ों का प्रबंधन ऐसे व्यक्ति को दीजिए कि जो गुणी हो और जो गरीब हो, वो धनी नहीं हो, वो गरीब होगा, तो वो उनका अपोजिट होना चाहिए, वो उनका विरोधी होना चाहिए। और वो जब वो विरोधी होगा तो उससे एक नया गुण निकलेगा। और अरस्तू ने कहा कि इसलिए हम लोग शक्ति के द्वारा उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसी कहीं पर भी फीलिंग आए कि दुरुपयोग से, पदों के दुरुपयोग से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ठीक उनके अपोजिट गुण वाला व्यक्ति जो है वो वहाँ पर मैनेजमेंट में लगा देना चाहिए। फिर यह भी बताया अरस्तू ने कि संविधान की रक्षा के लिए शासन के विभिन्न पदों को इस प्रकार संगठित किया जाए कि कोई भी पद का दुरुपयोग करके धन और संपत्ति अर्जित नहीं कर पाए। अर्थात यह उसने अरस्तू ने इसलिए बोला कि कोई भी ब्राइबरी नहीं हो, करप्शन नहीं हो। और यह ज़रूरी है कि हम लोग इस तरीके से अपने जो शासन के पद हैं उनको मौजूद रखें, यानी हर एक पद का व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के पद को चेक कर सके, उन पर उनके बीच में एक संतुलन स्थापित किया जाए, तभी आप एक बेहतर प्रशासन मौजूद करा सकते हैं और कानून के द्वारा उनको नियंत्रित किया जा सकता है। और लास्ट है, आखिरी ये है कि किसी भी क्रांति से सुरक्षा अगर करनी हो तो उसका सबसे प्रभावशाली साधन है कि शिक्षा। आप एजुकेट करिए, राज्य के सभी नागरिकों को संविधान व कानून की मूल भावना से शिक्षित करिए। जब शिक्षा मौजूद होती है तो जब नागरिक हमारा सतर्क होता है, शिक्षित होता है और वह सब जानता है, विजिलेंट होता है, तो हम संविधान और राज्य की रक्षा बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और वही हमें क्रांति की परिस्थितियों से या विद्रोह की परिस्थितियों से वो हमको बचा सकता है। तो इस प्रकार आपका ये संपूर्ण टॉपिक अरस्तू का जो थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन जो आप पढ़ते हैं अपने सिलेबस में, वो आज इस वीडियो में
में और पहले के जितने भी वीडियो आपको बताए गए थे उन सब के साथ आज यहाँ पर यह कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।